उसे देखते ही आरवी को याद आता है। ओह गॉड, यह तो वही है जो उस दिन एक बंदे को रोड पर मार रहा था। और याद आते ही उसकी घबराहट बढ़ने लगती है। वह झटके में मुड़ती है कि उसका हाथ लगकर कॉफ़ी गिर जाता है। आरवी की चीख निकल जाती है और तुरंत पीछे मुड़कर नीचे देखती है तो वह शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि सारा कॉफ़ी आदर्श के शूज़ पर गिर चुका था। डर के मारे आरवी के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। आंखों में अनायास आंसू भर जाता है। वह सॉरी बोलते हुए तुरंत पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके शूज़ पोंछने लगती है और लगातार सॉरी बोलती रहती है। सॉरी सर, आपका पैर तो जला नहीं? वैसे आप साइड हो जाइए, मैं क्लीन कर देती हूँ, या नहीं तो दूसरे टेबल पर बैठ जाइए। आरवी, जो बैठकर उसका जूता क्लीन कर रही थी, अब सिर ऊपर उठाकर कहा। वहीं आदर्श चुपचाप खड़ा एकटक उसे ही देखता रहता है। जब आदर्श ने कुछ नहीं बोला तो अदिति की हार्ट बीट और बढ़ गई। उसे लगा शायद उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया है। उसने फिर कहा, सॉरी सर, गलती से हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आरवी बहुत ही रोंदी हुई आवाज़ में बोलती है, लेकिन आदर्श इस तरह चुपचाप खड़ा उसको देखता रहता है मानो उसकी सांसें और धड़कनें सब ठहर चुकी हो। वह इंसान नहीं, पत्थर की मूर्त बन चुका हो। उसे कुछ जवाब नहीं देते देखकर आरवी की हालत और ख़राब होने लगती है। उसे लगता है वह और ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए वह बोल नहीं रहा है। वह तुरंत उठकर खड़ी होती है और हाथ जोड़कर बोलती है, सॉरी, सो सॉरी सर, मेरी वजह से आपके कपड़े ख़राब हो गए और शूज़ भी। वैसे कहीं आपको जली तो नहीं? जितना जलना था जल चुका हूँ, अब तो राहत मिल रही है। आदर्श धीरे धीरे बुदबुदाया, जो कि आरवी ने नहीं सुना। सर, मैं अभी आपका दूसरा ऑर्डर लाती हूँ। और हाँ, आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, मैं पेमेंट कर दूँगी, अपनी सैलरी में से कट करवा दूँगी। और हाँ, अगर आपके जूते ख़राब हो गए तो मैं आपको जूते दिलवा दूँगी। मेरा मतलब ये है कि आप दूसरा जूता ले लीजिए, मैं पेमेंट कर दूँगी। वैसे कितने का है ये शूज़ जो आप पहने हैं? बोलते हुए वह बेहद घबरा जाती है। आंखों में आए आंसू लुढ़क कर गाल पर आ जाता है। उसे आदर्श के गुस्से के साथ इस बात का भी डर रहता है कि इतने बड़े कस्टमर अगर नाराज़ हो गए तो उसकी नौकरी भी जानी तय है। जब आदर्श कुछ नहीं बोलता है तो आरवी झट से किचन की तरफ दूसरी ऑर्डर लाने के लिए मुड़ती है तो आदर्श उसकी कलाई पकड़ लेता है और अपनी तरफ टर्न कर लिया और ना में सिर हिलाते हुए बस एक वाक्य बोल पाया, कहीं मत जाना मेरी जान। पिछले एक सप्ताह से जो उसे बेचैनी हुई थी, उसे देखने की जो तलब लगी थी, और अचानक जब वह उसके सामने आ गई, उसे देख लिया, तो उसे जो सुकून मिल रहा था, दिल को जो चैन मिल रहा था, जो राहत मिली, वह बयां नहीं कर पा रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह पत्थर की मूर्त बना हुआ था, बूत बना हुआ एकटक देख रहा था। वह क्या कह रही थी, आदर्श के कान में कुछ सुनाई नहीं दिया, दिमाग में कुछ नहीं घुसा। बस उसे समझ आया तो यही कि उसकी आंखों को जिसकी तलाश थी, वह तलाश खत्म हो चुकी और वह अब उसके सामने है। आदर्श ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो अब तक आरवी की आंखों में भरे आंसू ऐसे गाल पर बहने लगे मानो समंदर छलक रहे हो। वह ना में सिर हिलाते हुए एक बार फिर सॉरी बोलने लगे, लेकिन आदर्श ने तुरंत उसके होंठ पर अपनी उंगली रख दी और अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछने को हुआ। तभी एक स्टाफ वहां आया। वह एरिया प्राइवेट था, इसलिए वहां जो कुछ भी हुआ उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी, तो किसी और स्टाफ को पता नहीं चला। पर जब वह स्टाफ वहां आया और आरवी का हाथ पकड़े उस इंसान को देखा तो बेहद नाराज़ होने लगा पहले, लेकिन जैसे उसका चेहरा देखा तो वह शॉक्ड रह गया। बिजनेसमैन आदर्श खन्ना हमारे कैफ़े में? ओह गॉड, यह तो बहुत बड़ी बात है।
मतलब हम पर ईश्वर की मेहरबानी है, पर ये इस तरह क्यों खड़े हैं और इस लड़की का हाथ क्यों पकड़े हैं? क्या ये लड़की कोई गलती तो नहीं कर दी? बोलते हुए वह स्टाफ भाग कर आया और कहा, सर आप, क्या हुआ सर, आपका ऑर्डर समय पर नहीं मिला, बाकी है ऑर्डर। बोलते हुए उसने नीचे देखा तो सारा माजरा समझ में आ गया। वहीं आदर्श हल्की स्माइल के साथ अभी भी आरवी को देख रहा था और उसके आंसू पोंछ रहा था। आरवी को हल्का सा सुकून मिला कि शायद ये नाराज़ नहीं है, लेकिन जब तक वह स्टाफ, जिसका नाम तो सज्जन था, पर वह बिल्कुल भी सज्जन नहीं था और आरवी को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अक्सर आरवी 2-4 मिनट कैफ़े आने में देर हो जाती थी, इसलिए वह ज़्यादातर उससे नाराज़ ही रहता था। और आज तो इतने बड़े कस्टमर के साथ ऐसा कांड कर दिया तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वह उठ खड़ा हुआ और आदर्श से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, सर अभी आपका ऑर्डर लेकर आते हैं। फिर सफाई वाले को बुलाकर वहाँ साफ़ करने को कहा और तुरंत आरवी को डांटने लगा, गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता है, एक तो कभी समय पर आती नहीं हो, ऊपर से काम भी तुमसे बराबर नहीं होता। सर के साथ क्या किया तुमने, और यह ऊपर से आँख में आंसू भर कर बेचारी बन रही हो। जल्दी से दूसरा ऑर्डर देखो सर का। वह मुड़कर जाने लगती है हाथ छुड़ाकर, लेकिन आदर्श ना में सिर हिला देता है तो वह वहीं खड़ी रह जाती है। वहीं सज्जन फिर कहता है, सर सॉरी, पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सर आपका ऑर्डर क्या था? बोलते हुए एक बार फिर आरवी की तरफ देखकर चिल्लाता है, ऐ लड़की, तुम अब तक गई नहीं, बड़ी ढीठ है यह तो। वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही आदर्श उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। अपने से जूनियर और उस पर से फीमेल स्टाफ से कैसे बात किया जाए, क्या इतनी भी पता नहीं है तुम्हें, तमीज़ नहीं है तुम्हें? बोलते हुए एक घूंसा और जड़ देता है। उसके आंसू पोंछने से आरवी को जो अभी अभी थोड़ा सुकून मिला था वह हवा की भांति गायब हो गया और डर के मारे झट से रसोई में भाग जाती है। उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर जिया हंसते हुए कहती है, क्या हुआ मैडम, हालत ख़राब हो गई ना उसे देखकर? कितना अट्रैक्टिव बंदा है यार, और न जाने किसके नसीब में है वह। लेकिन आरवी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। उसका ध्यान अभी भी बाहर ही रहता है, जहाँ से आदर्श की हल्की आवाज़ आती रहती है। वह समझ गई मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होगा, तो वो अपना बैग उठाती है और कैफ़े का जो यूनिफॉर्म पहनी रहती है उसी यूनिफॉर्म में ही घर भाग जाती है। उसे इस तरह घबराते देखकर जिया भी कुछ समझ नहीं पाती है, और जब तक वह रोकती उससे पहले वह जा चुकी होती है। जिया सिर पीट लेती है, हे भगवान, क्या लड़की है ये, एक तो ऐसे ही सब इससे नाराज़ हैं, ऊपर से ऐसी हरकतें पर तो काम से अवश्य निकाल देंगे इसे। इधर मारपीट देखकर और भी स्टाफ आ जाते हैं और सज्जन की तरफ से सॉरी बोलने लगते हैं, और कुछ स्टाफ ऐसे भी रहते हैं जो सज्जन की हरकतों से परेशान हो गए रहते हैं, तो उसे मार खाते देखकर बहुत ही सुकून मिलता है। सज्जन तुरंत आदर्श का पैर पकड़ लेता है तो वह उसका कॉलर पकड़ उठाते हुए कहा, गलतियां सबसे होती है, समझाना, एक बार डांटना ज़रूरी है, लेकिन बदतमीजी बिल्कुल नहीं, और ख़ासकर फीमेल स्टाफ के साथ तो बिल्कुल नहीं, और उस लड़की के साथ तो भूल कर भी नहीं। वह जान है मेरी जान, अगर मेरी जान के साथ कुछ हुआ, आगे से तुमने उसके साथ इस तरह बात की तो तुम्हारी जान इस बार तो बख्श दिया, पर अगली बार नहीं बख्श पाऊँगा। उसके साथ बाकी सारे स्टाफ भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, और कैफ़े का जो मैनेजर रहता है वह भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। फिर तुरंत उसके लिए दूसरा कॉफ़ी मंगवाता है, और सबके कहने पर आदर्श कॉफ़ी पी लेता है। आदर्श को अब तक लग रहा था कि शायद वह डर गई है, इसलिए वह शांत रहा और कॉफ़ी पिया और सबके मना करने के बावजूद पेमेंट करके मुस्कुराते हुए निकल गया। उसे अब इस बात का सुकून मिल गया था, चैन मिल चुका था कि जिसे वह ढूंढ रहा था वो उसे मिल चुकी है। इस कैफ़े में काम कर रही है तो आगे आराम से बात कर लेगा। वह बुलेट पर बैठने से पहले वापस अपने फेस पर मास्क, आँखों पर गॉगल्स चढ़ाकर
ऑफिस के लिए निकल गया। इधर आरवी तुरंत ऑटो लेकर भागी तो सीधे अपने घर जाकर ही सांस ली। दादी ने उसे इस तरह देखा तो भाग कर आई। बच्चा, क्या हुआ आपको? आप जल्दी कैसे आ गए? और यह आज चेंज करना भूल गए क्या? आपने यूनिफॉर्म तक चेंज नहीं किया है। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चेहरे पर बहुत घबराहट है, परेशानी है, कोई बात है क्या? नहीं दादी। तो फिर इस तरह 12 क्यों बज रहे हैं? नहीं नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप बिना यूनिफॉर्म चेंज किए ही क्यों आ गई? वो दादी, तबीयत ज़रा ठीक नहीं लग रही, इसलिए छुट्टी लेकर जल्दी आ गई। दादी बैठकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा, मैं बार बार कहती हूँ इतना प्रेशर मत लीजिए, मैं काम कर रही हूँ ना, काफ़ी है हम दोनों के लिए, लेकिन आप सुनती नहीं हैं। इतना पढ़ाई का प्रेशर, ऊपर से काम का प्रेशर, देखिए तो चेहरा कैसे मुरझा गया है आपका। अरे 21 साल की लड़की गुलाब की फूलों की भांति रहती है, खिली खिली दिखती है, और आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कली फूल बनकर खिलने से पहले ही कुम्हला गई है, मुरझा गई है। मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा पैसे। एक काम कीजिए, कल से आपको कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। आरवी का जो कलेजा धड़क रहा था और सांस तेज़ तेज़ चल रही थी, उसको सामान्य करते हुए कहा, जी दादी, मैं कैफ़े नहीं जाऊंगी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। बोलते हुए वह दादी के गोद में लेट गई और उनका कमर पकड़कर दुबक गई। उसके पकड़ से दादी को एहसास हुआ कि नहीं, बात कुछ और है जो यह बता नहीं पा रही है। दादी की अनुभवी आंखें बखूबी समझ पा रही थी कि उसकी हालत क्या है, पर फिलहाल वह कुछ नहीं बोली, बस उसके लिए एक गिलास पानी और हल्का सा नाश्ता लेकर आ गई। बच्चा, इसे खा लीजिए, फिर रात में डिनर बनाऊंगी। मेरा ज़रा एक ऑर्डर है तो मैं बना लेती हूँ फिर। ठीक है दादी, बोलकर आरवी नाश्ता करने लगी। वहीं आज आदर्श की खुशी इतनी थी कि वह चाह कर भी व्यक्त नहीं कर पा रहा था। दिल बलियों उछल रहा था। वह सीधा अपने ऑफिस जाकर रुका। मीटिंग का सेटअप तैयार था तो सीधा मीटिंग हॉल में पहुंच गया। यह वही मिस्टर राठौर के साथ फिर से मीटिंग हो रहा था, जिसके साथ पिछले हफ्ते मीटिंग होने के बाद डील कैंसिल हो गई थी, और यह सब हुआ था सिर्फ और सिर्फ आदर्श के गुस्से और झुंझलाहट की वजह से। पर इस बार मन में सुकून था। पेशेंस के साथ मीटिंग किया और सक्सेस रही। दोनों ने मिलकर एक बड़ी डील साइन कर दी। रात के करीब 10:30 बजे वह मीटिंग से फ्री हुआ और मीटिंग हॉल से निकलकर अपने केबिन में आया। फिर तुरंत फ़ोन अक्षत को घुमा दिया। मेडिकल की पढ़ाई कर रहा अक्षत ने जैसे ही आदर्श का फ़ोन देखा तो सिर हिला दिया। पक्का यह उसी लड़की के बारे में ही पूछने के लिए फ़ोन किया होगा। यह गधा ना बिल्कुल पागल हो चुका है उस लड़की के लिए। इसको बोल रहा हूँ कि वह नहीं मिली तो समझ में नहीं आ रहा है। अपने साथ साथ मेरा भी दिमाग ख़राब कर दिया है। मुंबई क्या इतनी छोटी जगह है जो मैं ढूंढ लूँगा? जाओ, मैं फ़ोन रिसीव करूँगा ही नहीं। लेकिन आदर्श ने फिर से फ़ोन लगा दिया तो अब की बार अक्षत ने फ़ोन उठा लिया। वह कुछ बोलता उससे पहले ही आदर्श ने हंसते हुए कहा, मिल गई मेरी जान, मिल गई। क्या मिल गई? अरे मेरी जान, जिसकी तलाश थी मुझे हफ्तों से, वो मिल गई। क्या सच? कहाँ मिली तुम्हें? कहाँ रहती है? यह तो पता नहीं, लेकिन कहाँ काम करती है यह पता चल गया। मेरे ऑफिस से कुछ ही दूर पर एक कैफ़े है, वहाँ काम करती है। शाम को मिली थी। तुझे बता नहीं सकता यार, देखकर कितना सुकून मिला आँखों को, कितना चैन मिला इस दिल को। सच्ची ब्रो, आई एम इन लव। और वाकई प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। टुडे आई एडमिट, मुझे उससे प्यार हो गया है। हाँ तो कह दिया उसे अपने दिल की बात। अबे पागल है क्या? एक बार में ही बोल दूँगा। एक तो बेचारी से गलती हो गई, कॉफ़ी गिर गया घबराहट के मारे, और वह इतनी घबरा गई थी कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। मुझे तो इतना बुरा लग रहा था कि जी कर रहा था कैसे उसे खुश कर दूं, लेकिन लगता है आज फिर वह डर गई। पर फिर कैसे डरा दिया यार?
अरे एक स्टाफ उस पर चिल्लाने लगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे मार दिया। लेकिन कोई नहीं, मैं आ गया। पर यह तो पता चल गया ना, वो वहाँ काम करती है, तो मैं बाद में जाकर उससे मिल लूँगा और अपनी हरकतों के लिए सॉरी भी बोल दूँगा और दिल की बातें भी। क्या बात है ब्रो, सॉरी और तुम? हाँ तो क्या, गलती की तो सॉरी बोलने में क्या जाता है। ब्रो, वाकई आपको प्यार हो गया है, आप बदल रहे हो। यह वही आदर्श खन्ना है जो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता था, आज सॉरी बोलने को तैयार है। सही कहते हैं, प्यार जो न कराए। और हाँ, जब वह मिल गई तो अपने दिल की बात बताने में देर मत करना, फटाफट जाकर बोल देना और पता करना उसके दिल में क्या है। ऑफ कोर्स ब्रो, और अगर वह स्टाफ नहीं आता तो मैं आज ही बोल देता, लेकिन उसने बीच में आकर एक बार फिर सब गड़बड़ कर दिया। पर उसका पता चल गया, इसी बात से खुश हूँ मैं। वाह, जियो मेरे शेर, ढूंढ लिया अपने प्यार को आखिर। वाकई इसकी तलब तो हो तो ऐसी। वैसे अब मूड फ्रेश लग रहा है, ठीक लग रहा है। मूड क्या, दिल धड़कन सब कुछ ठीक ठाक है यार। बोलते हुए उसने अपने असिस्टेंट और मैनेजर को बाकी सब समझा दिया इशारों में और अपना बैग लेकर कार में बैठ गया और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। रास्ते भर आंखों के सामने आरवी का चेहरा आता रहा और याद कर खुश होता रहा। यूं तो रात थी पर सब कुछ उसे कलरफुल दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सपनों की दुनिया में आ गया हो। और कुछ ही देर में वह अपने खन्ना पैलेस में पहुंच गया और अंदर हॉल से ही आवाज़ लगाई, माँ माँ कहाँ हैं, पापा आ गए क्या? हाँ आ गए बेटा, अब चलिए आप खाना खा लीजिए, कितना देर लगा दिया आपने। माँ बोल रही थी और वह जाकर माँ के गले से लग गया। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ और मेरी बेचैनी परेशानी सब खत्म हो गई। मतलब आपकी जो डील थी वह पक्की हो गई? हाँ माँ, पक्की हो गई, पर मेरी परेशानी और बेचैनी की वजह तो वह थी ही नहीं। तो फिर क्या वजह थी बेटा, क्यों इस तरह बेचैन थे? आदर्श चुप रह गया। तो दीपा जी ने फिर कहा, अपनी दोस्त समझती हैं मुझे, फिर भी छुपा रहे हैं। माँ, आई एम इन लव। वॉट? क्या कहा आपने? एक बार फिर कहिए तो। आई एम इन लव। सच्ची? बिल्कुल सच्ची माँ। दीपा ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। अब इस खन्ना पैलेस को बहू मिल जाएगी, फिर उसकी वारिस भी। वैसे कौन है वो लड़की जिस पर मेरे बेटे का दिल आ गया, मेरे बेटे को प्यार हो गया? है माँ, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खूबसूरत। मेरे बेटे का दिल चुराना आसान नहीं है, और उसने चुरा लिया मतलब वाकई वह लाखों में एक होगी। माँ, वह लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। बहुत प्यारी, बेहद मासूम। आदर्श बोल रहा था और आंखों के सामने आरवी का चेहरा आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो माँ के कंधे पर सिर रखे हुए वह उसमें खो रहा हो। तभी एक बार फिर डोर बेल बजी तो माँ के साथ आदर्श भी चौंक गया। इतनी रात गए कौन आया होगा। तभी गार्ड ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने अक्षत था। बेटा आप यहाँ इतनी रात गए? आंटी जी, आदर्श आ गया क्या? हाँ बेटा, अभी कुछ देर पहले आया है, आइए अंदर बैठिए। आंटी जी, आपको पता चला आदर्श भाई को कुछ बीमारी लगी थी, उसका डॉक्टर मिल गया उसे फाइनली। हाँ बेटा, आदर्श ने बताया। वह न आज इसी मिस्टर राठौर के साथ फिर से मीटिंग थी और वह डील पक्की हो गई। अरे वो नहीं आंटी, कोई और बात है। अपना आदर्श भाई को प्यार हो गया है, ही इज़ इन लव। और पिछले एक सप्ताह से जो बेचैनी, जो घुटन, जो परेशानी और बीमार दिख रहा था, पर किसी बीमारी के वजह से नहीं, साहबजादे को प्यार हो गया है और आखिरकार अपने डॉक्टर यानी अपने प्यार को ढूंढ लिया इसने। अभी चुगलखोर इतनी रात गए यही बोलने आया है? हाँ, क्योंकि अपने साथ मुझे भी पागल बना कर रखा था, मैं भी ढूंढ रहा था, लेकिन ढूंढ तो नहीं पाया ना। हाँ तो मैं तुम्हारे जैसा उसके प्यार में पागल नहीं था, और जितना मुझे ढूंढना था मैंने ढूंढा। एक सेकंड, लड़ना बंद कीजिए, बहुत रात हो गई है। और हाँ बेटा, आप दोनों चलिए खाना खा लीजिए। नहीं माँ, नहीं आंटी, कुछ नहीं खाना है, बस मैं तो इससे मिलने आ गया था कि देखो तो अपने प्यार को ढूंढने के बाद चेहरे की रंगत कैसे बदली है इसकी। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा,
मैं भी बहुत खुश हूँ, पर यह तो बताइए वह कौन है, कहाँ रहती है और उसका नाम क्या है। माँ, उसका नाम और वह कहाँ रहती है यह तो नहीं पता, पर कहाँ काम करती है यह पता है मुझे। नाम भी नहीं मालूम है? अच्छा, कुछ तो बात हुई होगी आपकी। नहीं माँ, कोई बात नहीं हुई। वह एक कैफ़े में काम करती है और मुझे देखकर वह इतनी घबरा गई अचानक कि हाथ से कॉफ़ी छूट गया और वह रोनी सूरत बनाकर मुझे देखने लगी। अब आपको गुस्से वाला चेहरा दिखाएंगे तो डरेगी ना बच्ची। अच्छा, अगली बार आप अच्छे से मिलकर बातें करके आइएगा, फिर हम भी मिलेंगे। अगर वाकई आप लव में हैं और वह भी आपको पसंद करती है तो कोई आपत्ति नहीं है मुझे। वैसे भी आपकी उम्र हो चुकी है शादी करने की, परिवार बसाने की और इस खन्ना परिवार को वारिस देने की। माँ बोल रही थी और आदर्श का तन मन गुदगुदा रहा था। ओ साहबजादे, उनके दिल की बात जाने बिना इतना खुश मत हो। और हाँ, नेक्स्ट टाइम एक स्टेप आगे बढ़ा के आना, फिर हमें बताना। और फिलहाल मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। बोलकर अक्षत आदर्श के गले लगा और अपने घर चला गया। आदर्श अपनी माँ की तरफ घूमते हुए कहा, माँ, डैडी सो गए हैं? हाँ बेटा, सो गए हैं। अगर आपको ज़रूरी बातें करनी है तो जाइए कर लीजिए। नहीं माँ, अब मॉर्निंग में ही कर लूँगा, सोने दीजिए पापा को, मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, बोलकर दीपा जी भी अपने कमरे में गई और आदर्श भी। आदर्श फर्स्ट फ्लोर पर आया और अपने रूम में वैसे ही बेड पर निढाल हो गया। मन में इतनी खुशी हो रही थी कि वह कभी करवटें बदल रहा था, तो कभी पीठ के बल सो रहा था, तो कभी उठकर बैठ रहा था। और जब नहीं रहा गया तो एक बार फिर खिड़की पर आ गया। 14वीं का चांद आसमान में ऊपर आ चुका था। आदर्श चांद को एकटक देखने लगा और अनायास गुनगुनाया, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम तुम लाजवाब हो। वाकई मेरी जान, तुम 14वीं का चांद हो। नहीं नहीं, 14वीं का चांद नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत, जिसकी कोई तुलना नहीं। मन में बोलते हुए वह अभी भी चांद को देख रहा था, तो ऐसा लगा मानो चांद नाराज़ हो रहा हो। वो कह रहा हो कि भला मुझसे सुंदर तुम्हारी प्रियतमा नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? हाँ, वाकई तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है मेरी चांद। तुम्हारे चेहरे पर तो दाग है और उसका चेहरा पूरा बेदाग है। हाँ, वह मेरी चांद है जो मेरे घर को, मेरे जीवन को रोशन करेगी। मन में बोलकर बालों में उंगली फिराते हुए वह आया और बिस्तर पर निढाल हो गया। आज मन में बहुत चैन और सुकून था, तो बस तकिया बगल में दबाया और मुस्कुराते हुए मन में कहा, कल आ रहा हूँ मेरी जान, तुमसे मिलने भी और अपने दिल की बात बताने भी। और आंखें बंद कर ली। इधर आरवी का भी कुछ वही हाल था, पर बेचारी समझ नहीं पा रही थी। वह जैसे ही आंख बंद कर रही थी तो सामने तुरंत आदर्श का चेहरा और उसकी कलाई पकड़ना और आंसू पोंछना याद आ जाता, और मन में कोई विचार आता उससे पहले ही उसका चांटा मारना याद आ जाता और एक बेचैनी सी हो जाती, घबराहट सी हो जाती। और इस सब की एक ये भी वजह थी कि एक तो वह खुद बहुत सेंसिटिव थी, ऊपर से बचपन से सिर्फ दादी के साथ पली बढ़ी थी, सिर्फ उनका ही साथ मिला था, तो मेल पर्सन का प्यार, लाड़ दुलार, डांट फटकार, नाराज़गी उस सब से अनभिज्ञ थी। अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए आरवी ने मन में बोला, ओह गॉड, यह क्या हो रहा है? जिससे पीछा छुड़ाना चाह रही हूँ उसकी याद इतनी क्यों बार बार आ रही है? नहीं, मुझे उसे याद नहीं करना है। प्लीज़ गॉड, मेरी यादों से उसे दूर कर दो। मन में बोल रही थी, लेकिन मोबाइल हाथ में लिए गूगल में आदर्श खन्ना का फ़ोटो निकाल कर देख रही थी। संयोगवश तभी दादी कमरे में आ गई। आप क्या कर रही हैं आरू बेटा? 11:30 बज गए। कल सुबह आपको कॉलेज भी जाना है और फिर कैफ़े भी, तो आराम कीजिए, फ़ोन मत देखिए। दादी बगल में बैठकर उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। आरवी ने झट से उसे हटाया और अपना
नोट्स ओपन कर लिया। नोट्स देख रही थी दादी, और कुछ नहीं। और हाँ, अभी आपने कहा था ना शाम को कि कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं, तो मैं भी सोच रही हूँ कि कैफ़े ना जाऊँ, उससे बेहतर कुछ और काम देख लेती हूँ, उसने ज़रा हकलाते हुए कहा, क्योंकि दादी से वह पहली बार झूठ बोल रही थी। ठीक है बेटा, आपको जो सही लगे, पर मैं तो कहूँगी पहले पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाद में काम करने का सोचिएगा। इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दादी, सोचती हूँ क्या करना है, बोलकर वह कंबल ओढ़ कर लेट गई और दादी ने लाइट ऑफ कर डिम लाइट ऑन कर दिया और बाहर निकल गई। और दादी के बाहर जाते ही वह एक बार फिर मोबाइल ऑन कर लिया और आदर्श का फ़ोटो देखने लगी। फिर चुपके से एक स्क्रीनशॉट लेकर फ़ोटो गैलरी में सेव कर लिया। और यह सब करते हुए उसका कलेजा बेतहाशा धड़क रहा था, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वह ऐसा नहीं करना चाह रही थी, पर मानो दिल पर जोर नहीं था, मन पर कंट्रोल न हो। उसने दरवाजे की तरफ एक बार देखा और फ़ोन को छुपा कर रख दिया। फिर एक सिप पानी पिया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। अगली सुबह के 7 बज चुके थे। कुलदीप जी उठकर फ्रेश हो चुके थे। दीपा जी भी अपना पूजा पाठ करके किचन में जा चुकी थी। अगर कोई नहीं उठा था तो अब तक वो थे आदर्श बाबू। चाय की आखिरी सिप लेते हुए कुलदीप जी ने कहा, दीपू क्या बात है, आज आपका लाडला अब तक नीचे नहीं आया? लगता है अब तक तो जिम में भी पसीना बहा रहा है। कल रात भी वह देर से आया और हमारी बात नहीं हो पाई। अरे उसे भी कुछ बताना है आपको, एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसे सुनकर आपका भी मन बाग बाग हो जाएगा। आप रुकिए यहीं, मैं देखती हूँ ऊपर जाकर। और दीपा जी ऊपर जाकर सबसे पहले आदर्श के कमरे में गई तो देखा वह अब तक गहरी नींद में सो रहा था। दीपा जी ने सबसे पहले दीवार पर टंगी घड़ी पर नज़र डाली तो 7:30 बजने को आ गए थे। अब तक तो वह रोज़ जिम वगैरह करके फ्रेश हो गया रहता था, पर आज अब तक सो रहा है। मन में बोलते हुए वह पास आई तो देखा आदर्श बाहों में तकिया दबाए, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए अब तक गहरी नींद में सो रहा था। बेटे को देखकर दीपा जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। थैंक यू भगवान जी, पर अब इसके प्यार को जल्दी से मिला देना, मन में बोला और बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए आवाज़ लगाई, बेटा 7:30 बज गए, आज उठना नहीं आपको? हाँ, बस थोड़ी देर सोने दो न जान। माँ ने नींद में ही धीरे से चपत लगाई। मैं आपकी जान नहीं हूँ, जान की होने वाली सासू माँ हूँ। ओह मॉम आप, मैं तो सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत सपना देख रहा था। हाँ तो बस सपने मत देखिए, उठिए फ्रेश हो जाइए और अपने सपने को सच कीजिए और नीचे चलिए, पापा आपका वेट कर रहे हैं। कल के डील के बारे में उन्हें कुछ बात करनी है। माँ एक बात बताइए ना, सुबह का सपना सच होता है ना? मैं देख रहा था कि मेरी जान मेरी ज़िंदगी में आ गई है। वह वाकई आ जाएगी ना? मुझे मिल जाएगी ना वो माँ? हाँ मिल जाएगी, अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो। आदर्श खुशी खुशी उठा और टॉवेल लिए फ्रेश होने चला गया। इधर आरवी भी अगली सुबह उठी और दादी के साथ घर का सारा काम निपटाया और दादी के साथ ही नाश्ता भी किया। फिर कॉलेज बैग लिए घर से निकल गई। बेटा संभल कर जाइएगा। जी दादी, बोलकर उसने फ़ोन सिद्धि को घुमा दिया तो बोली, मैं निकल चुकी हूँ और तेरा ही वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जा। हाँ आ रही हूँ, बोलकर वह फ़ोन में बैग में रखने लगी। तभी अचानक रात वाली बात दिमाग में आई और चुपके से गैलरी ओपन कर एक बार फिर फ़ोटो देखा और गैलरी को लॉक करके पर्सनल बैग में डाला और सिद्धि के साथ दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। इधर आदर्श फ्रेश होकर नीचे आया, मन में यह सोचते हुए कि पापा से बात करता हूँ डील के बारे में और नाश्ता कर तुरंत कैफ़े होते हुए उससे मिलते हुए निकल जाऊँगा। पर जब वह नीचे आया तो पापा अब तक नाश्ता कर चुके थे। वह टेबल पर बैठा तभी पापा ने पूछ लिया कल के मीटिंग के बारे में। वह बेहद खुशी खुशी सारी बातें बता दी और पापा डील पक्की होने के साथ उसकी कंपनी में हम पैसा लगाएंगे और उसके प्रॉफिट का
1/4 हमें मिलेगा। वाओ, प्राउड ऑफ यू माय सन। बहुत अच्छा काम किया आपने और अच्छे तरीके से। एक काम कीजिए, मुझे 15 दिन के लिए दिल्ली जाना है, तो मैं यहाँ का ऑफिस देख लेता हूँ, आप चले जाइए, वहाँ देख लीजिएगा। लेकिन डैड, लेकिन जो भी है बाद में बताइएगा, पहले ये काम करके आइए। तभी दीपा जी भी बोलने लगी, अरे बेटे को भी कुछ बताना है। बेटे का सुनने के लिए मैं यहीं बैठा हूँ, सब सुनूंगा। फिलहाल यह भी बहुत ज़रूरी काम है, जाकर आओ बेटा। अरे सुनिए, यह ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप सुनेंगे तो सोफ़ा पर ही कूदना शुरू कर देंगे। दीपा जी ने फिर कहा, लेकिन पापा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कहा, बेटा आप दिल्ली जाओ और वहाँ का काम देखो। वह अगर सक्सेस रह गया, वह आपने कर लिया, तो देखना फिर मैं सोफ़ा पर नहीं हर जगह कूदूँगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से आपने यह मीटिंग हैंडल किया, वहाँ भी आप कर लेंगे। कुलदीप जी ने न तो अपनी पत्नी की बात सुनी, न ही बेटे की। तो आदर्श ने भी आगे कुछ नहीं कहा और वह दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। मन में तो वह सोचा था कि आज ही जाकर अपनी जान को दिल की बात बता देगा, लेकिन फिलहाल यह संभव होता नहीं दिखा। तो नाश्ता कर वह झटपट रेडी हुआ, बिजनेस सूट पहना और कार में बैठकर तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल गया। लेकिन जाते जाते वह कैफ़े में एक बार अवश्य गया और उसे देखते ही सारे स्टाफ ने खड़े होकर ग्रीट किया और तुरंत मेन्यू लेकर आए ऑर्डर लेने के लिए। तो उसने हाथ से इशारा किया, बस एक कॉफ़ी लेकर आना। और हाँ, वह लड़की कब आती है? सर, वो पार्ट टाइम जॉब करती है, तो शाम में ही आएगी 4 बजे के आसपास। ओके ठीक है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। फिर से उसके साथ बदतमीजी तो दूर, कोई ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करेगा, वरना किसी एक की नहीं, तुम सबकी खैर नहीं, और इस कैफ़े की भी नहीं। वह आराम से बोलना चाह रहा था, लेकिन एक बार फिर आवाज़ में तेज़ी आ गई। ओके सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। गुड, बोलकर उसने कॉफ़ी फिनिश किया, पेमेंट किया और फिर निकल गया। वह अभी कार में बैठा कि उसका जो ड्राइवर था वैभव, वह मन ही मन वो सोच रहा था, पता नहीं सर को क्या हो गया है, इतने बड़े बड़े कॉफ़ी कैफ़े छोड़कर यह छोटे से कैफ़े में क्या करने आते हैं, क्यों आते हैं? खैर इनसे कैसे पूछें। वहीं आदर्श ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, दिमाग अपना ज़्यादा मत चला, अपने काम पर कंसंट्रेट करो। मेरी लाइफ में ताक झांक करने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं। ओह गॉड, क्या यह मन की बात भी समझ जाते हैं, सुन लेते हैं? ड्राइवर ने सिर हिलाते हुए मन में कहा। तो आदर्श ने फिर कहा, अब मन में ही बोलते रहोगे या हाथ चलाओगे? एयरपोर्ट जल्दी चलो, देर हो रही है। ओके सर, बोलकर वैभव ने कार स्टार्ट कर दी और आदर्श ने एक बार फिर कैफ़े की तरफ देखा और दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, आ रहा हूँ जान, बस 15 दिन की दूरियाँ, उसके बाद हमारे और आपके बीच में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं मिली होती तो शायद मुश्किल लगता, लेकिन आपकी झलक देख चुका हूँ, तो यह 15 दिन आसानी से कट जाएंगे आपकी यादों के सहारे। मन में बोलते हुए वह एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गया। इधर आरबी ने कॉलेज के सभी क्लासेस अटेंड किया और बाहर निकली तो सिद्धि ने कहा कि कैफ़े जा रही है तू? नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। पर क्यों? छुट्टी ली है। पर क्यों छुट्टी ली है? तबीयत तो ठीक है तेरी, फिर क्या हुआ? अब वहाँ काम करने का जी नहीं कर रहा। लेकिन क्यों? क्योंकि टाइम नहीं बैठ रहा, ऊपर से सैलरी भी कम मिल रही है और फिलहाल दादी भी करने से मना कर रही है। वो बोल रही है कि एक बार पढ़ाई पूरा कर लो, फिर कोई अच्छा जॉब देखना। हाँ, उनका भी कहना ठीक है, मेरे पेरेंट्स भी तो यही कहते हैं। तुम्हें ही जिद लगी थी पार्ट टाइम जॉब करने की, कमाने की। चल, अच्छा किया जो छोड़ दिया। अब हम दोनों साथ में मिलकर ज़्यादा शैतानी करेंगे, मस्ती करेंगे और थोड़ी शैतानी तुम्हें भी सिखा देंगे। सिद्धि ने उसे केहूनी से मारते हुए कहा और यूं ही दोनों हंसी मजाक करते हुए घर को आ गई। दिन बीतने लगे। उधर आदर्श का दिन तो ऑफिस के काम करके कट जाता और रात आरबी की यादों के सहारे। इसी तरह करीब 1 हफ्ते बीत गए।
उधर कैफ़े वाले ने एक बार कॉल किया आरवी को वापस काम पर आने के लिए, लेकिन इसने काम करने से मना कर दिया। तो उसे गुस्सा बेहद आया, पर आदर्श को याद करके दोबारा हिम्मत नहीं हुई आरवी से कुछ कहने की या फिर से काम पर बुलाने की। उल्टा उसे आकर अपनी सैलरी लेकर जाने के लिए कहा। पर आरवी को वापस उस कैफ़े में जाने में इतनी घबराहट हो रही थी कि वह जाकर अपनी सैलरी भी नहीं ली। और एक दिन जब वह कॉलेज से आ रही थी तो देखा घर के पास कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। वह भागकर जाकर देखा तो पता चला उसकी दादी अपने घर के बाहर ही फिसल कर गिर गई और उनका दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया है। घर में कुछ पैसे थे तो वह लेकर दादी को डॉक्टर के पास गई और पैसे की ज़रूरत थी। तभी उसे अपने सैलरी की याद आई और वह भागकर कैफ़े गई। कैफ़े के मैनेजर ने जब देखा तो उसे घूर कर ऊपर से नीचे तक देखता रहा। फिर बड़े इज्जत से अदब से उसके साथ पेश आया और उसकी सैलरी भी दे दी। वह बाहर निकलने लगी तो जिया ने कहा, अरे आरवी, तूने काम करना क्यों बंद कर दिया? ऐसे ही, अभी नहीं करना है फ़िलहाल, और अब तो सच में नहीं कर पाऊँगी। दादी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है तो घर के काम तो मुझे ही देखने हैं। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, अभी कुछ दिनों पहले वह जो आदमी आया था कॉफ़ी पीने, कौन, वो आदर्श खन्ना? हाँ हाँ वही, वो दोबारा आया था और कुछ बातें कर रहे थे। क्या बातें हुई यह? मैं तो नहीं सुनी, लेकिन तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मुझे। क्या क्या कहा तुमने? वह मेरे बारे में बात कर रहे थे? वो कैसा इंसान है, इतनी बार सॉरी बोलने के बाद भी अब तक खुन्नस पाले बैठा है मन में। वाकई बड़े लोग के पास ना सच में दिल नहीं होता है, वह माफ़ करना नहीं जानता है। भगवान, इस दुनिया में न जाने कैसे कैसे लोग हैं। एक हम हैं जो यह जानते हुए भी कि दादी का हाथ दूसरों की गलती से टूट गया तो भी हमने उन्हें माफ़ कर दिया, और एक ये है कि हल्का सा जूता ख़राब हो गया तो उसके लिए मेरे बारे में पता करने आ गए, पूछने आ गए। मैंने कहा तो था कि आपका जूता दिलवा दूंगी, तभी तो मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। भगवान, ऐसे लोगों से दोबारा ना मिलाए। बोलते हुए मन में गुस्सा आ गया तो चुपके से मोबाइल खोला और गैलरी में जो फ़ोटो सेव किया था उसे डिलीट करने लगी। तभी पीछे से सिद्धि ने देख लिया और मोबाइल खींच लिया। तूने किसका फ़ोटो मोबाइल में रखा है? कौन है, दिखा तो ज़रा। आरवी फ़ोन छुपाने लगी, लेकिन तब तक वह फ़ोन छीन चुकी थी और फ़ोटो भी देख चुकी थी, और देखते ही आंखें बड़ी होने के साथ मुंह भी खुला रह गया। ओह, तो ये साहबजादे मैडम के सपने से सीधा फ़ोन की गैलरी में भी आ गया। वाह, मतलब मैडम के दिल पर खन्ना ने कब्जा जमा लिया है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। चल झूठी, व्हाट्सएप ग्रुप में आया रहता तो वह अलग गैलरी में रहता, खुद से सेव किए हुए गैलरी में नहीं। चल, मुझे उल्लू मत बना। और इसी तरह दोनों ने कुछ देर तक छीना झपटी की और सिद्धि आरवी को खूब चिढ़ाने लगी तो आरवी की आंखों में आंसू आ गया। तो सिद्धि ने कहा, अरे सॉरी बहन, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, रोने क्यों लगी? अब तक आरवी ने वह सारी बातें बता दी और कैफ़े में काम छोड़ने की वजह भी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, और मुझे सच में फिर से काम करने की ज़रूरत है। एक तो दादी का भी हाथ ठीक नहीं है तो वह सिलाई नहीं कर पा रही है, और कब तक ठीक होगा कब तक नहीं, तब तक मैं यूं ही खाली हाथ नहीं बैठ सकती। तो फिर चल कहीं हम पार्ट टाइम जॉब देखते हैं। हाँ, यह सही रहेगा। फिर आज ही ऑनलाइन सर्च करते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। और दोनों मिलकर ऑनलाइन जॉब सर्च करने लगी और उसे मिल भी गया तो फ़ोन करके पूछा और 1 सप्ताह बाद इंटरव्यू के लिए आने के लिए कहा। तब तक सिद्धि ने अपनी माँ के पास आरवी की बात बताई तो उसकी माँ चंदाजी भाग कर आई और हेमा जी को अपने घर ही बुला ली। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती अम्मा, तब तक आप यहीं रहेंगी। हेमा जी ने बहुत मना किया, लेकिन चंदाजी नहीं रेडी हुई। नहीं अम्मा, मैं कहाँ आपको जीवन भर रख रही हूँ। एक सखी होने के नाते
इतनी मदद कर सकती हूँ। जब आपका हाथ ठीक हो जाए तब तक आप और आरवी बिटिया हमारे घर ही रहिए। जब सिद्धि के माता पिता जिद करने लगे तो हेमा जी भी मना नहीं कर पाई और उनके घर ही रहने लगी। इधर आदर्श का काम अब तक दिल्ली में ख़त्म हो चुका था और वहाँ से सीधे फ्लाइट लेकर वह मुंबई आ गया। उसे अपने काम ख़त्म करने की जल्दी इसलिए भी थी कि अपनी जान की बहुत याद आ रही थी। उसे दोबारा देखने के लिए जी उकता रहा था और एयरपोर्ट से निकलकर सीधा वह कैफ़े पहुंचा तो उसे देखकर एक बार फिर सारे स्टाफ चौंक गए। पर इस बार उसने बहुत ही पोलाइटली आरवी के बारे में पूछा तो पता चला कि उसने काम छोड़ दिया है। वह परेशान हो गया। अचानक काम क्यों छोड़ दिया उसने? वह कैफ़े से निकल गया था पर एक बार फिर कैफ़े में आया और पूछा, उसका एड्रेस वगैरह कुछ तो होगा? जी सर, अभी देता हूँ। सर, वो केतकी परिसर में रहती है और कॉलेज की स्टूडेंट है। पार्ट टाइम जॉब यहाँ करती थी। और हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर में उसने अपने घर का लैंडलाइन नंबर दिया है। हाँ समझ गया, मैं ढूंढ लूँगा, बोलकर वह निकल गया। वह नाम बताना चाह रहा था लेकिन बिना सुने आदर्श निकल गया और रास्ते में अक्षत को फ़ोन किया कि इस एड्रेस पर जाकर पता करो कौन रहती है यहाँ। अक्षत बोला, पर वहाँ कौन रहता है यार? जाओ पता चल जाएगा। अब वहाँ जाकर अगर कुछ पता चले तो तुम्हें कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं, हम बात करेंगे तो सीधे मुझे कॉल करोगे तुम, बोलकर वह सीधे घर पहुँचा। लेकिन ब्रो, मैं फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ, पर इस काम से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तुम्हारी पढ़ाई। अरे यार, लेकिन कल से मेरा एग्ज़ाम। वह आगे वो बात करता उससे पहले ही फ़ोन कट चुका था। ओह माय गॉड, इसने कहा है तो अब जाना ही पड़ेगा। और वह उस एड्रेस पर निकल गया। इधर आदर्श घर पहुंचा तो दीपा जी ने पानी लेकर भाग कर आई और कहा, बेटा कैसा रहा आपका कामकाज? सब अच्छा रहा माँ, और सक्सेस रहा। फ़िलहाल मेरे लिए खाना लगा दीजिए, मैं फ़्रेश होकर खाना खाता हूँ और ऑफिस जाऊँगा। लेकिन बेटा, आप आराम तो कर लेते ना, इतना थके हारे आए हैं। नहीं माँ, इधर भी बहुत काम पेंडिंग है, देखना ज़रूरी है। वास्तव में काम से ज़्यादा बेचारे को अपनी जान की याद सता रही थी और वही ध्यान बटाने के लिए वह ऑफिस जाना चाह रहा था। तब दीपा जी ने टेबल लगा दिया तो वह खाना खाया और कुछ देर में ऑफिस चला गया। इधर अक्षत ने अपनी बाइक उठाई और आदर्श के भेजे एड्रेस पर पहुंच गया तो देखा वहाँ कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। उसने बगल के घर का भी बेल बजाया लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। वह चला गया और वहीं से आदर्श को फ़ोन किया, अरे ब्रो, यहाँ पर तो कोई नहीं है, कहाँ भेजा तुमने मुझे? सुनकर आदर्श थोड़ा झल्ला पड़ा। यही एड्रेस तो बताया था उसने। किसने बताया था और किसका एड्रेस था ये, बताओ तो मुझे। अक्षत उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। इधर आरवी और सिद्धि दोनों इंटरव्यू के लिए पहुंच गई और जिस कंपनी में दोनों काम करने गई थी, इंटरव्यू देने पहुंची थी, वह केडी ग्रुप्स ही था। इधर अपने केबिन में बैठा आदर्श आरवी के बारे में पता नहीं चलने के कारण झल्ला रहा था। वहीं केबिन के बाहर आरवी और सिद्धि अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। क्या होगा जब दोनों होंगे आमने सामने? दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।